CSS का एग्ज़ाम है ही गलत। अब दुनिया स्पेशलाइज्ड हो गई है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी स्पेशलाइज चाहिए। पाकिस्तान में जब काम ना करना हो कमेटी बना दे। यहाँ पर आपको आज को उठा के ले जाए, ना आपको जज रिलीफ दे सकता है, ना आप इंतजामिया के पास जा सकते हैं, ना कानून है, ना कोई पूछ है। तो क्या आपने कोई स्टेप्स लिए इन चीज़ों के ऊपर? हमने कुछ नहीं किया ना, कहीं मतलब नहीं आप भी कुछ ना करें। ये जो जेन जी है, क्या आपको लगता है कि यहाँ भी कुछ वैसा हो सकता है पाकिस्तान में? तो एक दिन लोग निकल आएंगे, तंग आके निकल आएंगे सड़क पे, उस दिन से बचें। गोली एक दिन चलती है, 2 दिन चलती है, तीसरे दिन नहीं चलती। गैस में सर हम क्या कह रहे हैं, वो तो बिल उसका 50,000 पे पहुंच जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हमारी कीमत LNG की जापान से भी कम है, कोरिया से भी कम है, चीन से भी कम है, इंडिया से भी कम है, लेकिन हम उस पर इतने टैक्सेशन डाल देते हैं कि जब कंज्यूमर को पहुंचती है वो बढ़ चुकी होती है। एक डॉक्टर रेलवे डिपार्टमेंट चला रहा है, एक इंजीनियर जो होता है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, तो ये जनरलाइज वर्सेस स्पेशलाइज ब्यूरोक्रेसी, कॉमन सेंस है, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता फिर? ये निज़ाम अंग्रेज़ ने बनाया था रूल करने के लिए, आपके सिविल सर्विस रूल करना चाहती है। अब आपका काम है लोगों की खिदमत करना। Special episode of the WTI Talks. We are honored to have the former Prime Minister of Pakistan with us, Mr. Shahid Khaqan Abbasi. He has also served as the CEO and chairman of PIA, Petroleum Minister, and now heads his own party called Awam Pakistan. He has been the member of parliament for the past 35 years. और आज सर के एक्सपीरियंस का, ग्राउंड रियलिटीज़ का जो एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा उठाते हुए हम कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सर राइट ऑफ द बैट सबसे पहला सवाल जब मुझे पता लगा आप आ रहे थे, तो मैं बलूचिस्तान के ऊपर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये इकॉनमी से भी रिलेट करता है, बल्कि ज़्यादा इकॉनमी से रिलेट करता है और हमारी स्टेबिलिटी से भी करता है। इस बात का बिल्कुल कोई शक नहीं कि इंडिया का बड़ा रोल है इसके अंदर, ऑफ कोर्स, और स्टेट्स इसी तरह काम कर रही होती हैं, मगर ये जो स्केप गोट है, उसके जो मिसाइल हैं, उसमें हम स्केप गोट तो इंडिया को बना देते हैं, उसके ऊपर ब्लेम भी करते हैं, बट इस मसले का हल कहाँ तक नज़र आ रहा है आपको? लाइक व्हाट डू यू सी इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन फॉर इट? देखिए, बलूचिस्तान का मसला वही जो पाकिस्तान का मसला है कि हम कानून की परवाह नहीं करते, आइन की परवाह नहीं करते। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। आज क्यों उसके लोग नाराज़ हैं? क्यों वहाँ के नौजवान पहाड़ का रुख कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं? क्यों वहाँ की बच्चियाँ ये सुसाइड बॉम्बर बन रही हैं? ये बड़े सीधे सवाल हैं। इन सब की अगर आप वजह देखेंगे तो वो जब आप लोगों को उनकी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम कर देंगे, जब इलेक्शन में धांधली होगी, फिर ये हालात पैदा होते हैं। आज बलूचिस्तान की यही हालत है। वहाँ हल एक डायलॉग है, उनकी बात सुने, उनके मसाइल हल करें। अगर आपका घर कमज़ोर होगा, आपको दुश्मनों को मौका मिलेगा। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। अगर वो देखेगा कहीं नाराज़गी है, कहीं दरार पड़ गई है हमारे अपने निज़ाम के अंदर, तो वो उसको इस्तेमाल करेगा। हमें मौका नहीं देना चाहिए। ये हमारे शहरी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, इनकी बात सुने कि क्यों वो यहाँ पर इस हद तक है कि आज वो हथियार उठाकर मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और ये बात भी याद रखें कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमें अपने घर को दुरुस्त करना है, हमें बात सुननी है, हमें मुल्क को जमहूरी अंदाज में चलाना है, हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनसे ये मसाइल दूर होंगे। सर ये जो आपने कीवर्ड्स बोले हैं अभी, ये हम भी सुनते रहते हैं, मैं भी सुनते रहता हूँ, ये होता क्यों नहीं? देखें, अभी चले बलूचिस्तान की बात है, अभी आप इलेक्शंस की बात कह रहे थे, GB और कश्मीर के इलेक्शंस को देखें, जो मसाइल उधर चल रहे हैं। उसी तरह भी शमशाद साहब भी सर बुक रनुमाई थी, वो कह रहे थे ना कि सर्टन ख़ानदान, फैमिलीज़ आपस में जिस तरह डिवाइड करके चलती हैं ना इक़्तिदार को, पावर पॉलिटिक्स को, उस तरह चल रहा है। क्या उधर भी अब एक और पॉकेट ऑफ इंस्टेबिलिटी बन जाएगी? और अगर आप कहते हैं कि ये करना चाहिए हमें, तो ये आई थिंक सबको पता होगा, फिर होता क्यों नहीं है ऐसा? नहीं, क्योंकि हम नहीं, अब जमहूरी कदरों में यकीन नहीं रखते। हम पार्लियामान को कुछ नहीं समझते, हम आइन को कुछ नहीं समझते, कानून को कुछ नहीं समझते। जब आप इलेक्शन में धांधली होती है, हमारा हर इलेक्शन धांधलीशुदा है और उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। 2018 में धांधली थी, 2024 में ज़्यादा धांधली हुई, अब GB के इलेक्शन में धांधली है, कश्मीर के इलेक्शन में धांधली है। तो लोग, जब आप उनकी राय का एहतराम नहीं करेंगे, वो वोट किसी को डालें, बन कोई और जाए, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। फिर ना जमहूरियत रहती है, ना हुकूमत रहती है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ, मतलब खाली जमहूरियत जो नहीं है, जो डेमोक्रेसीज वो मुल्क में तो चल रही है ना। वैसे कौन सा चल रहा है? सर चाइना की एग्जांपल है,
चाइना जमहूरियत नहीं है, चाइना का नहीं, साउथ कोरिया से जो ग्रो किया, उनका एक निज़ाम है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। तो फिर रूल ऑफ लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सर। रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट होता है ना, जमहूरियत रूल ऑफ लॉ का नाम है। आपका अपना, हर मुल्क का अपना निज़ाम है, आप उसके मुताबिक वो चलाते हैं। हमारा कोई निज़ाम ही नहीं है। यहाँ पर आपको आज को उठा के ले जाए, ना आपको जज रिलीफ दे सकता है, ना आप इंतज़ामिया के पास जा सकते हैं, ना कानून है, ना कोई पूछे, तो कैसे मुल्क चलेगा? सर 80 ईयर्स के अंदर हम यही नहीं डिसाइड कर पाए कि हमारा निज़ाम क्या, ये तो फिर बड़ी, ये तो हमें फिर सारी अप्रोच रीथिंक करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। हम वो मुल्क हैं जिसके पास 26 साल इलेक्शन ही नहीं हुए, सॉरी 23 साल के बाद जाके आपने इलेक्शन करवाए 70 में और मुल्क टूट गया। उसके 3 साल बाद 26 साल के बाद आपका पहला आइन आया। जिस शख्स ने, जिस जमात ने वो आइन बनाया, उन्होंने उस आइन के तहत जो पहले इलेक्शन हुए 77 में, उन्होंने उसमें धांधली कर ली, उसकी वजह से मार्शल लॉ आ गया। तो हमने कुछ सीखा नहीं है, हम मुस्तकिल धांधली किए जाते हैं, हम वक्ती मफाद देखते हैं, ये नहीं देखते कि मुल्क पर क्या असर होगा। चले सर, इसी स्ट्रीम पे एक अगला सवाल जो बड़ा नेचुरल बनता है कि हम पॉलिटिशियंस को देखते रहते हैं और ज़्यादा ब्लेम उन पे भी जाता है, लेकिन फिर ब्यूरोक्रेट्स की भी बात करनी चाहिए। मशीनरी या जो टेक्नोक्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो चला रहे होते हैं वो तो ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। उसके ऊपर जैसे अभी पहले भी डिस्कशन हो रही थी, क्या समझते हैं? मैं भी इस पे बड़ा सर अजीब भी लगता है कि एक डॉक्टर रेलवे डिपार्टमेंट चला रहा है, एक इंजीनियर जो होता है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, तो ये जनरलाइज्ड वर्सेस स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, कॉमन सेंस है, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? फिर देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक टूल होता है, ठीक है, आप यहाँ हमेशा ब्लेम ढूंढते रहते हैं किसने क्या किया जी। जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की आती है, निज़ाम बदलना उनका काम है। अगर आपका सिविल सर्विस का निज़ाम नहीं चल रहा, उसको बदल दें। और हमारा निज़ाम नहीं चल रहा, ये निज़ाम अंग्रेज़ ने बनाया था रूल करने के लिए। अब आपका काम है लोगों की खिदमत करना, उनको सहूलत देना। हम आज भी रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। आपकी सिविल सर्विस रूल करना चाहती है, वो ज़माना गुजर गया है। अब एक आइन है, डेमोक्रेसी है। स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत इसलिए है कि आज आप किसी भी तहसील में चले जाएं, आपको 2 वफाकी अफसर मिलेंगे, एक पुलिस चला रहा है, एक इंतज़ामिया चला रहा है। वो पूरी ज़िंदगी तकरीबन 30 साल वो रहेंगे सूबे के अंदर, फिर वो सीनियर पोजीशन में जब आ जाएंगे, एडिशनल सेक्रेटरी सीनियर या 22 ग्रेड में पहुंच जाएंगे, तो वो वफाकी गवर्नमेंट में आ जाएंगे जिसमें उन्होंने कभी काम नहीं किया होता, और वहाँ पर वो एक इदारे के हेड, एक डिवीज़न के हेड बन जाते हैं। उनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ फाइल का पेट भरना जानते हैं। ये दुनिया अब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का इशू नहीं है। यहाँ मार्केट बेस्ड, हर चीज़ मार्केट बेस्ड है, हर चीज़ कंपटीशन पे है। तो कॉमर्स के ऊपर आप कहते हैं? जी बिल्कुल उसको समझते नहीं है, समझ सकते नहीं है, उन्होंने कभी किया नहीं। तो सर इतनी डिग्रीज, इतना एक्सपीरियंस, इतना एक्सपोजर, अंग्रेजी ट्रेनिंग्स, तो ये कुछ करती नहीं है चेंज? नहीं, अंग्रेजी देखें, नहीं अंग्रेजी से मुराद है इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर के बावजूद। एक्सपीरियंस किस चीज़ का? एक्सपीरियंस होता है, अगर आप पेट्रोलियम में आते हैं, आपको सिर्फ पेट्रोलियम की स्पेलिंग आती है, आपने कभी पता नहीं है कि पेट्रोलियम का निज़ाम क्या है, आप कैसे उसके सेक्रेटरी बन सकते हैं? क्या करेंगे वहाँ जाकर? हमारा ये प्रॉब्लम है। फिर आपकी लाइफ कितनी है उस पोजीशन पर? यहाँ आज आप पेट्रोलियम के सेक्रेटरी हैं, कल आप रिलीजियस अफेयर्स के होंगे, फिर आप डिफेंस के बन जाएंगे। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता ना। अब दुनिया स्पेशलाइज्ड हो गई है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी स्पेशलाइज्ड चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को आज अपनी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो। बिल्कुल ठीक। तो जो उससे पहले का अगर लें, जो ये सिलेबस भी है, रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, वो तो बाद में आता है ना सप्लाई चेन में, जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बारे में आपका ख्याल है? मुझे तो लगता है सर वो भी हमारा कोई एक याद करके ही आपने चीज़ें लिखनी है, थोड़ा बहुत एनालिसिस है, उसको भी फिर चेंज करना चाहिए। नहीं, एग्ज़ाम तो बिल्कुल गलत है। CSS का एग्ज़ाम है ही गलत। वो एक मुख्तलिफ मकसद के लिए बनाया गया था। अब आपकी नीड्स बदल गई हैं, हुकूमत की नीड्स बदल गई हैं, उसके मुताबिक आपको एग्ज़ाम बनाना है। हम वो करते नहीं हैं। तो यहाँ पर लोग एक सब्जेक्ट, इस दफ़ा जिस शख्स ने टॉप की है CSS, उसका आप ज़रा पूरा अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने कहाँ पे नंबर लिए और किस तरह नंबर लिए, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ है और कल वो क्या करेंगे। ये मुश्किलात हैं। ये रिफॉर्म्स की, हम जब से मैं पैदा हुआ रिफॉर्म्स की बात सुन रहे हैं। आपको इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना पड़ेगा। सर मैं आपसे अगला क्वेश्चन वेरी रिस्पेक्टफुली पूछना चाहता हूँ कि जब आप थे इन पोजीशन, तो क्या आपने कोई स्टेप्स लिए इन चीज़ों के ऊपर जो भी आपने अभी तक बताई हैं? यार देखिए, हमने कुछ नहीं किया ना, कहीं मतलब नहीं आप भी कुछ ना करें। उस वक्त क्या हुआ, देखें उस वक्त भी रिफॉर्म्स चल रहे थे,
एक रिफॉर्म्स की कमेटी थी, डार साहब हेड करते थे, मैं उस कैबिनेट का मेंबर था। वहाँ पर बहुत सी बातें हुई, कभी कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान में जब काम ना करना हो कमेटी बना देते हैं, कमेटी कोई काम नहीं करती। ठीक है। ठीक है, इसके लिए कंसेंसस चाहिए होता है। पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क में फ़ौज का भी असर है, तो उनको भी आपने ऑन बोर्ड करना होता है। इन चीज़ों में वक्त चाहिए और कंसेंसस चाहिए। मैं तो सिर्फ 10 महीने के लिए था, मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया या नहीं किया, नहीं हुआ ना। आज इसको करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। हम अब ढूंढते रहते किसने किया है किसने नहीं किया। किसी ने नहीं किया, सब जिम्मेदार हैं। ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है, पॉलिटिशियन भी जिम्मेदार हैं, फौज भी जिम्मेदार है, जज भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार हैं।